रोहतक के नवनिर्माण के लिए मैंने इस चुनाव के अंदर एक अपना संकल्प पत्र निकाला है। सबका सम्मान करेंगे, रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। ये इस संकल्प पत्र की कापियां सभी पत्रकार साथियों को मैं दे दूंगा। इसके जो मेन संक्षेप में इसके कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि रोहतक के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल भराव और सीवेज की समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। शहर ट्रैफिक मुक्त होगा, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जिनकी गुणवत्ता सुधारना मेरी जिम्मेदारी होगी। बाजारों और कॉलोनियों में सुचारू यातायात हो सके। सफाई व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाएगा कि पहले पखवाड़े में भी सभी नागरिक अपना बदलाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार करेंगे। पार्कों और खेल सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। नागरिकों के लिए ओपन जिम, सिंथेटिक ट्रैक और तमाम नागरिक सुविधाएं मुहैया की जाएगी। भाजपा की प्रॉपर्टी आईडी की स्कीम की समीक्षा कर भ्रष्टाचार मुक्त जन हितैषी नई योजना बनाई जाएगी, जिससे आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र की कानूनी खामियों को गहन से समीक्षा करके पुनः उसको रिव्यू किया जाएगा। छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए आधुनिक पुस्तकालय, कॉलेजों के कैंपस की में वाईफाई की जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शहर में आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क और साथ में शहर में पुलिस ग्रुप और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। मैं संकल्प लेता हूँ कि रोहतक पानीपत रेलवे रेलवे ट्रैक के कारण विस्थापित हुए गांधी कैंप के नागरिकों को पीड़ा को समझते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और साथ में सरकार की पॉलिसी को विस्थापितों से विचार विमर्श करके उनके हित में पुनः रिव्यू की जाएगी। ये है। उसके बाद साथियों, बहुत सम्मानित साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में नकारात्मक से भरे हुए कुछ लोग शहर का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ ही नहीं, उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति का तमाम मर्यादाओं को लांघकर ऋणात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि बहन बेटियों को इसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, कबीरपंथी, इन सब से मेरा बचपन से पारिवारिक नाता रहा है। केवल औपचारिकता नहीं, आज भी एक दूसरे के घर आना जाना, भोजन करना तक उसमें शामिल है। मैं हमेशा समाज के प्रति वर्गों का सम्मान किया है। दलित समाज भी मेरे लिए सदैव आदरणीय रहा है और रहेगा। कुछ लोगों को यह वोट हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये परिवार है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी मेरे पास आया उसे पूरी तरह संतुष्ट करके करूं। अपने शहर के लिए मेरी पूर्णतया जवाबदेही है। मैं आदरणीय मतदाताओं को, मेरे आदरणीय शहरवासियों को मेरे संस्कार, मेरे काम, मेरे व्यवहार को भली भांति पता है। मैं हमेशा कानून की पालना की है, कानून का सम्मान किया है, शहर के हर नागरिक को अपने परिवार का हिस्सा समझा है। मैंने कभी ऋणात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। ये मेरे संस्कार में नहीं है। सार्वजनिक जीवन में हमेशा मैंने नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन किया है और मेरे लिए मेरा शहर मेरे पहले है। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी
और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी दोनों दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस का इतिहास साक्षी है कि उसने हमेशा ही दलित समाज को न केवल सम्मान दिया है बल्कि उनके कल्याण के लिए काम किया है। मेरे से अब जितना भी संभव हो सका मैं इस समाज के लिए हमेशा अपना योगदान सुनिश्चित मैंने किया है और मेरा आगे यह भी प्रयास रहेगा कि मैं समाज के लिए पूरे आदर के सम्मान के साथ यथासंभव सहयोग कर सकूं। कलानौर में जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा घर था, उसके बिल्कुल साथ में दीवार रखते ही वहाँ पर कबीरपंथी जो लोग हैं, इनमें जो समाज है, उनके घर हैं। और मैं बचपन में उनके घरों में ही खेला, वहीं पर किसी के घर खाना खा लिया, किसी ने जबरदस्ती और कोई चीज़ खिला दी, किसी ने मिठाई खिला दी। एक आना जाना एक सोशल स्ट्रक्चर इतना था, इवन यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी जो छोटा था, वो हमारा लक्ष्मी ड्राइवर था, साथ में रहता था, उसकी बहू उसको उठा के अपने घर ले जाती थी, 4-4 घंटे बाद वापस आने घर छोड़ के जाती थी, मोहल्ले करते रखती थी। मेरा तो ऐसा शुरू से ही बचपन से जिस लोकेलिटी में और जिस एरिया में मैं रहा हूँ, तो लगाव होता है और मेरी किसी से कोई किसी को दुर्भावना मेरे किसी के प्रति नहीं है। इन शब्दों के साथ आपने कोई मुझसे सवाल पूछना हो, मेरा संकल्प पत्र मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने कुछ अपने ग्राफ्स के बारे में आपके सामने रखा और साथ में खोपड़ा की सारी मैंने कहानी आपको पत्र जो पूरा जो प्रकरण हुआ, ये क्या वजह है, इसमें कुछ सही खराब करने की कोशिश क्या है? जैसे कि ऐसे इस प्रकरण के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान ले चुकी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आपको अगर आप बातें रखनी पड़ी, आपको बताना पड़ा कि आपने जब जरूर इसीलिए कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं दलित समाज की कोई बहनें थी, महिलाएं थी जिनका मैं सम्मान करता हूँ, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए, तभी मेरे को ये बातें करनी थी। क्योंकि पर्चा भी जारी किया, जो पर्चा हुआ था। हाँ, ऐसे है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप सभी समझते हैं। फर्स्टली तो है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेटरी पर्चे नहीं बांधे जा सकते, और आज आपके सामने कह रहा हूं, उस पर्चे में जो कुछ लिखा है, समय आने पर सब पॉइंट्स का एक पॉइंट का आपके सामने जवाब दूंगा और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा उस बात के लिए। दूसरा, उस पर्चे के ऊपर प्रिंटर का नाम होना चाहिए कि किसने उसको प्रिंट किया। उस पर्चे के ऊपर संख्या लिखी जानी चाहिए। अगर ऐसा पर्चा दर्ज किया जाता है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पर लोकल जो आरओ है उसको सबमिट होनी चाहिए। ये बातें जो उल्लंघन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, एक भावना को उत्तेजना करने के लिए उसमें डेफेमेटरी लैंग्वेज मेरे खिलाफ भी यूज की गई और आदरणीय हमारे हुड्डा साहब एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी की गई, जो शिष्टाचार के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। हम कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। मेरा जातिगत पर्सनल किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। ये इलेक्शन सद्भाव में लड़ना चाहिए, बाद में हमने यही रहना है, हमें को भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। मर्यादा में लोगों का मतदान का अधिकार है, उनका अधिकार है, वो जहाँ भी अधिकार है अपने अधिकार का सभी प्रयोग करे, जिसको मतदान करना चाहे करे, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है उसके भी खिलाफ है। पत्र जी के वीडियो भी ट्राई है 9 सेकंड की पूर्व मंत्री, इसमें वो एसपी को धमकी देते हैं, कुछ उस बारे में वही मैं बात कह रहा हूँ। वो ये बात कुछ समाचार पत्रों में भी छपी है और मैं उसी बात कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड आई डोंट वांट। टिकटॉक कब तक चल रहा है पार्टी का? मेरे को लगता है कि 1 या 2 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। तो पहली लिस्ट में मतलब सिटिंग गेटिंग का सोच? हाँ नहीं, सिटिंग में भी यही है जो बाबा जी ने कहा है कि कोई किसी एमएलए के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कोई एंटी इनकम्बेंसी है उसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, जनरली डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि सभी हमारे एमएलए को जो 29 एमएलए 28 एमएलए सिस्टम है, क्योंकि वो अपना वहाँ वाले क्या नाम है उसका अम्बाला वाले भी एमएलए बन गया, वो सीट भी खाली होगी, किरो चौधरी वाली भी सीट खाली हो गई और
इसी तरह हमारे एक पार्टी में छोड़ के किरण चौधरी छोड़ गई तो बाकी एमएलए को टिकट मिलेगी, कैसा बोलेगा। बता जी, मानसून सेशन आ सकता है ऐसे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सेशन बुलाने से, विधानसभा का सत्र बुलाने से क्यों कतरा रही है, हमारी समझ से बात। ये 5 तारीख से पहले ये जरूर बुलाना जाना चाहिए था और जो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के मुताबिक पिछली बार 5 अप्रैल को ये हाउस खत्म, 5 से पहले ही खत्म कर दिया था इन्होंने और 5 सितंबर लास्ट डेट बनती है हाउस बुलाने की। हाउस बुलाना चाहिए प्रजातंत्र में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। आपने सरकार चलानी है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश करवानी है, आप बजट कहाँ से खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, फिर उसके लिए डिमांड्स देके आया ये मनी बिल के रूप में मैंडेटरी है कि सरकार के अगले कार्यों के लिए सब करने के लिए सदन में एप्रोप्रिएशन बिल जो है, फाइनेंस बिल इसको जो कहते हैं या डिमांड्स जो उसको कहते हैं, वो लानी चाहिए और पास। और पैसे कैसे पास करेंगे या गवर्नमेंट से कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करेंगे, मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जो नहीं होता नहीं। क्या आप विधानसभा भंग करने की मांग करेंगे अगर सेशन नहीं आता? वो खुद ही कह रहे हैं विधानसभा भंग करेंगे। नहीं, हालांकि शायद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के लिए इजाजत मांगी इलेक्शन कमीशन से नहीं, कैबिनेट तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ में शायद ये इजाजत मांगी होगी कि हम हाउस को डिजॉल्व करेंगे। कैबिनेट मीटिंग करने में कोई वो नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में आप कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आप कोई बात ऐसी नहीं कर सकते कि इसमें लोगों के वोट के ऊपर असर पड़े, कोई इंप्रेशन पड़े, ऐसी कोई पास नहीं कर सकते जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। कैबिनेट मीटिंग तो अब कैबिनेट एग्जिस्ट करती है, असेंबली एग्जिस्ट करती है, तो दे कैन कॉल द मीटिंग, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। पिछले दिनों में कुछ शहर में सीएम अनाउंसमेंट और महंगी की स्कीमों का ग्रांट सैंक्शन करने का मौका मिला और मैंने जो काम करवाए उनमें मैं आपसे बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि सीएम अनाउंसमेंट जो 5 करोड़ में थी, उसमें श्रीमणि संत कबीर धर्मशाला दानक सेवा समिति संजय नगर में मैंने 18,40,000 का अभियान किया और वो पूरा खर्च हुआ। विनोद देरा जी हमारे साक्षी यहाँ पर बैठे हैं इस बात के लिए। और उसके बाद रविदास धर्मशाला कुएं वाली गली वार्ड नंबर 15 आर्यनगर बाजार के अंदर, उस धर्मशाला के लिए मैंने जो सैंक्शन किया और खर्च हुआ सीएम अनाउंसमेंट के अंदर, वो 12.39 लाख मैंने खर्च किया। उसके बाद जैन जति के अंदर एक दलित चौपाल है, ये सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं हमारे अपना ताराचंद बागड़ी और रंगा साहब बैठे हैं, उसमें मैंने 12,55,000 की ग्रांट दी और जो खर्च चुकी थी सब कुछ खर्च हो चुका है इसमें। गुरु रविदास धर्मशाला बंदेल मोहल्ला जिसके साक्षी ये है, मैंने 5 लाख रुपया वहाँ पर दिया। मैंने परशुराम पार्क, यहाँ तक भी नहीं सभी समाज के लिए, परशुराम पार्क के लिए मैंने जो परशुराम मंदिर है बिल्कुल उसकी दीवार के साथ दीवार लगती है, उस पार्क को डेवलप करने के लिए अभी मैंने वेंगी स्कीम 2023-24 के अंदर मैंने 25,11,000 रुपये का ग्रांट दिए और काम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि नहीं, यहाँ कहता हूँ कि जहाँ पर कबीर धर्मशाला के लिए 18 संत कबीर के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल नियर कबीर पार्क, कबीर कॉलोनी वार्ड नंबर 6, 23,04,000 का मैंने अनुदान तो मैंने नहीं दिया, मैंने रिकमेंडेशन की, काम हुआ, काम लग चुका है। 23 लाख का वो अमाउंट था मेरे सामने। फिर सभी मेरे को वहाँ पर कहने लगे कि ये बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है यहाँ पर तेज कॉलोनी से पीछे बैठी है, और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर रामानंद बैठे हैं और परीक्षित बैठा है, और मैंने वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन 23,04,000 का हमने वहाँ पर काम करवाया
काम कंप्लीट हुआ। ये लोग कहेंगे कि कमी रह गई है। उस कमी रहने के बाद मैंने उसी स्थान के लिए दोबारा और खर्च के लिए मैंने वहाँ के लिए $18 पहले मैंने बोले ठीक है, और ये 23 लाख रुपये मतलब 44 लाख रुपए दोनों मिला के मैंने उस पार्क के लिए वो सेंक्शन होके आ गया, उसका टेंडर हो गया है और इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो सका। उसके लिए दोनों रामान जी के साथ में ये कहने लगे ये पूरा नहीं है उसमें। और उसके बाद मैंने 10,55,000 जो है बैंकिंग स्कीम 2023-24 के अंदर रेनोवेशन था। वाल्मीकि चौपाल, पटेल नगर, हमारे वाल्मीकि जी क्या नाम है, हाँ सुरेंद्र खानी जी यहाँ पर बैठे हैं उस बात के लिए। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि हमेशा ही और सबसे ज़्यादा चक्कर, और यहाँ पर मेरे पास एक पत्र है कि बंदेल मोहल्ला हमारा बहुत बुरी हालत है। 4 फुट की एक गली है और कई सालों से इतना दुखी हो रहे हैं कुछ है। इस मैटर को पर्सनली मैंने ACS से टेकअप किया और ये चीफ इंजीनियर की लेटर आके अब आई है कि 2 महीने के अंदर बंदेल मोहल्ला की इतनी छोटी सी गली है, सीवरेज डल नहीं सकता, तो सीवरेज ओवरफ्लो करता हुआ पिछले 25 साल पहले कभी सीवरेज डला था और हमने उसको वो किया है। उसके लिए ये चिट्ठी आ गया, 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, उसमें पानी का भी और सीवरेज का समस्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है मेरे सामने जो आपको करना चाहता हूँ, जिस बात के लिए घोषणा पत्र हमारी पार्टी का आएगा और मैंने संकल्प पत्र अपना पर्सनल रोहतक की डेवलपमेंट का संकल्प पत्र जारी किया है। और पार्टी का संकल्प पत्र, पार्टी का संकल्प नहीं, पार्टी का गारंटीज, वो भी संकल्प ही है। वो गारंटीज बड़ी जल्दी 15-16 गारंटीज है, वो एक दिन में पास होकर मैनिफेस्टो कमेटी पास कर देगी। मैं जो कन्वीनर भी हूँ वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे और हमारा मैनिफेस्टो थोड़ा बड़ा होगा इस बात के लिए। पोर्टल्स जैसे दुनिया तक गया, पोर्टल से लोग तक गए, पोर्टल से तो आदरणीय मनोहर लाल जी को भाजपा वाले ही कोस रहे, हम तो क्या बाद में कोसेंगे। जब मैं 2009 से लेकर 2014 में विधायक था, एक बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम थी। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1469 मकानों का डिमोलिशन का नोटिस दिया था और वो नोटिस कम से कम एक बार नहीं दिया था, 5 बार नोटिस उन्होंने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया था। और आके JCB खड़ा कर देते थे और सारा तेल कॉलोनी के साथ राम जोड़ी है और हनुमान कॉलोनी का ऊपर का एरिया है, साथ में तेल कॉलोनी का कुछ ऊपर का एरिया है और साथ में कोकरा कोट का एरिया है, रेलीपुरा का एरिया है, वहाँ पर JCB डिमोलिश के लिए खड़ा करते थे। मैंने ये शख्स बैठा है ताराचंद बागड़ी, मैं उस समय परिषद कमेटी का चेयरमैन था। वहाँ पर रविदास आश्रम है, हॉस्टल बना हुआ है, साथ में क्या नाम है उसका मंदिर भी बना हुआ है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। उसके डिमोलिशन के नोटिस आ गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सभी जगह वो करके मैंने उस इशू को टेकअप किया और परिषद कमेटी का चेयरमैन होते हुए मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ कि एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिक साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का एक्ट है। यहाँ पर हमारी सभ्यता में कोकरा कोट की कुछ पुरानी सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु की सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ रिजर्व एरिया है वहाँ पर वो रिजर्व एरिया जो था ना वो कुछ गजों में था, एक्चुअली उस 1600-1700 गजों में था उसके, पर वो सारे एरिया को कवर करते थे। उस बात के लिए आप सभी बैठे हैं वहाँ पर। असल में मैंने इस बात को टेकल करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली को मैंने चंडीगढ़ बुलाया। उसके बाद दिल्ली में मीटिंग की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रोहतक भी जाते थे, वहाँ से ACS वर्धन साहब भी जाते थे, सारे जाते थे। मैंने कहा यह ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1400 मकानों को गिरा दो या पूछो। उस मसले का हल निकल के एक्ट के मुताबिक हम लिखा कि 2
तीन तरह के एरिया होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही सब कुछ को करेगा, चाहे उसकी खुदाई करेगा, कुछ करेगा। उसको छोड़ के उसके बाद उसके 200 मीटर छोड़ के एक रेगुलेटेड एरिया होता है। उस रेगुलेटेड एरिया में गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ सभी चीज वहां पर कर सकते हैं। तेज कॉलोनी, खोखरा कोट, रामजोड़ी, इस एरिया के अंदर जहां पर मेरे दलित भाई रहते हैं वहां पर मैंने प्रयास करके और अल्टीमेटली इस बात का फैसला किया, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, वहां सड़क नहीं बनती थी, वहां नाली नहीं बनती थी, वहां पर किसी हालत में कोई था, मेरे सामने सभी साथी बैठे, सीवरेज नहीं बनता था। अल्टीमेटली जब रूल्स निकाले गए, कानून निकाला गया, तो ये कहा गया कि रेगुलेटेड एरिया के अंदर म्युनिसिपल कमेटी अपने काम कर सकती है, सैनिटेशन के काम कर सकती है, पर वो 3 फुट से नीचे नहीं जाएगी। ये हुआ, यही आज देखते हैं कि रजतपुरा में 100 फुट की गलियां बनी हुई हैं, सारा एरिया डेवलप हुआ, सारा एरिया तेज कॉलोनी का डेवलप हुआ, रामजोड़ी का डेवलप हुआ। उसमें प्रोटेक्टेड एरिया को हमने हाथ में लगाया और उस 1469 में से हमने एक भी किसी दलित भाई का एक भी मकान नहीं गिरने दिया। मेरे पास रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे सामने है। फिर रेगुलेटेड एरिया के बाद बाकी एरिया है वहां पर इन्होंने तो सारा ऐसा हवा बना रखा था, डर बना रखा था कि इस एरिया के अंदर कि जहां पर लोगों को, और उस समय के मुख्यमंत्री भी चिंतित थे क्योंकि उस एरिया, कुछ एरिया कड़ोई के अंदर था कि इन आदमी को कैसे रिहेबिलिट करेंगे, हम कहाँ लेके जाए, कुछ है। इसका अल्टीमेटली हल निकला कि जो 1700 या 1500 गज जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जगह आधे एकड़ के करीब है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उनके पोजीशन में रहेगी, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, लोग तारे लगाते थे, ये बात है, वो बल्ब सा लटका देते थे और वो स्ट्रीट लाइट के बीच में वो क्या कुंडी कहते हैं, जिसको कहते हैं, उस हिसाब से होता था। हमने उस व्यवस्था खत्म कराई, प्रत्येक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया उसको मिट्टी का कनेक्शन दिलवाया, उनकी गलियां निर्माण करी, और जो उनको आप कहते हैं कि वो डिफेसमेंट जो अपना मॉर्निंग में आप अपना जाते हो पखाना दरबार जाने के लिए, उनके लिए भी उनको दिक्कत आती थी। घरों में ड्राई लैट्रिन थी, हमने वहाँ पर सारा का सारा व्यवस्था की कि वो पूरी की पूरी दूसरी लैट्रिन बना सकते हैं, और नालियों को ऊपर से जाके उसमें सारा सलग वगैरह निकल गया। बड़ा बड़ी टंकियाँ रखी जाती थी, पानी देता था। और सबसे बड़ी बात यह है, बूस्टर बनवाया, और एक बहुत कितना एकड़ जगह में अपना रामानंद जी पार्क की 4 आप बताओ कितनी रामानंद कितनी जगह? हाँ 4 तो होगी। 4 एकड़ के अंदर हमने उसको के अंदर पार्क बनाया। उस पार्क में लोग वहाँ पर खुश है, युवा साथी वहाँ पर है, वो वहाँ पर उसका क्या कहते हैं पार्क बनाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। वहाँ पर सभी नशे की शिकायत है, मेरी लेडीज ने उनको कहा, इसलिए मैंने इसका समाधान निकाला कि बच्चों का कोई डाइवर्शन हो, वहाँ पर लाइब्रेरी खुले, स्पोर्ट्स का खुले, और कुछ टेबल टेनिस इस तरह का भी प्लान है। अगर भगवान ने मेरे को आप तक जितना मेरे को आशीर्वाद दिया और वहाँ का आशीर्वाद रहा, तो वहाँ पर एक रिक्रिएशन क्लब भी मैं बनवाऊंगा।